जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। इस कोट का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ज़िंदगी में अक्सर यही होता है कि हम अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जब हमारे पैशन का स्टार्टिंग फेज़ होता है उस टाइम पे हमारे सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है और जो इन रुकावटों को पार कर जाता है वही अपने खेल का असली खिलाड़ी होता है, वरना भीड़ तो हर खेल में बहुत होती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जो अपने पैशन को तब से फॉलो कर रही है जब वो 12 साल की थी और उनकी कड़ी मेहनत के बाद मात्र 2 साल के अंदर उन्होंने हमारे देश के लिए अपना पहला मैच टर्की में खेल लिया था। जब उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला तब वो मात्र 14 साल की थी और आजकल के 14 साल के बच्चे सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहते हैं। उस समय उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब उनका पहला ही इंटरनेशनल मैच था तो उनको पहले ही मैच में उनको ब्लैक कार्ड मिल गया था। वो इस वजह से क्योंकि वो मैच खेलने के लिए मात्र 3 मिनट लेट हो गई थी और आज वो हमारे देश के लिए ओलंपिक खेल के आ गए। हम बात कर रहे हैं भवानी देवी के बारे में, जिनका पूरा नाम है चड्डालवाड़ा आनंदा सुंदरारमन भवानी देवी। जितना बड़ा इनका नाम है इससे कई गुना ज़्यादा बड़े काम किए इन्होंने, क्योंकि ओलंपिक में उन्होंने उस खेल में सिलेक्शन लिया है जिस खेल के बारे में हमारे देश में आधे से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है कि ये गेम भी होता है। हम बात कर रहे हैं फेंसिंग गेम की, जिसको हिंदी में तलवारबाजी भी कहा जाता है। अब तो इस गेम के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना लाने की वजह से उन्होंने अपने फैंस और अपने पेरेंट्स से ट्विटर के माध्यम से उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि वो पहली इंडियन प्लेयर थी जिन्होंने तलवारबाजी में ओलंपिक में सिलेक्शन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी धूल चटा दी, और वो पहली भारतीय तलवारबाज है जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। और भी कई रिकॉर्ड है उनके नाम जो कि इस छोटे से वीडियो में नहीं बताया जाता, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब उनको हार का सामना करना पड़ा, हार नहीं कहेंगे लेकिन बिना मेडल के वापस आना पड़ा, तब उन्होंने अपने माता पिता और अपने देशवासियों से सॉरी कहा। क्योंकि जब कोई अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने देश के लिए खेलता है और वो भी ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में, और एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स को आपसे ज़्यादा आप पे भरोसा हो कि हमारा बच्चा जीत के आएगा और हम उनके उम्मीद से 1 या 2 कदम पीछे रह जाते हैं, तो अपने आप को दुख तो होता ही है। उसी दुख को उन्होंने अपने फैंस और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है। उन पेरेंट्स के लिए दुख तो होता ही है जो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच दे। भवानी देवी ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, फिर भी उन्होंने सॉरी कहा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के सिस्टम की भी गलतियां हैं? क्योंकि अगर हमारे देश के सिस्टम की गलतियां नहीं होती तो भवानी देवी के पास पैसे ना होने की वजह से उनके बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस नहीं छूटते, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पिताजी एक मंदिर के पुजारी हैं और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि उनकी फेंसिंग किट खरीदने के लिए भी उनके मम्मी को अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी और स्पॉन्सर ढूंढने के लिए उनको घर घर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि हमारे देश में जो भी अच्छे स्पॉन्सर्स हैं वो या तो इस क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं या तो कबड्डी की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो व्यूवर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमारे देश में और गेम कोई देखता ही नहीं है, या तो कबड्डी देखेंगे या तो क्रिकेट देखेंगे। तो हमको भी भवानी देवी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब गेम में भी इंटरेस्ट रखेंगे तो ऐसे गेमों को स्पॉन्सरशिप बढ़िया मिल जाएगी और ऐसे गेमों को बढ़ावा मिलेगा। एट द एंड बस यही बोलूँगा कि भवानी देवी के नेक्स्ट मैच के लिए कमेंट में ऑल द बेस्ट लिखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।